देखिए, मैं दुनिया भर में भी कहता हूँ, मैं जितनी भी तकरीरें करता हूँ तो मैं आखिर में स्पेशली पाकिस्तान में जब करता हूँ दो मैं मैसेज देता हूँ। मेरा पहला मैसेज ये होता है, व्हेन नो वन कैन डू इट पाकिस्तान कैन। हम कुछ भी कर सकते हैं। मैंने अमेरिका की यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहा कि रिमेंबर वी मेड द बॉम्ब। हम कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने आप को ये ना समझे कि पाकिस्तानी अब अच्छा करें बुरा करें वो भी हम करते हैं, लेकिन हम जैसा कोई नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी नुदरत मुगल हेयर फ्रॉम बिज़नेस टॉक। आप तमाम लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत से कुछ प्रोग्राम्स के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, आपको बताया था कि हम आपकी खिदमत में कुछ ऐसे लोगों को लेकर हाज़िर होंगे जो वाकई पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना एक नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं, और ना सिर्फ अपना किरदार अदा कर रहे हैं बल्कि दूसरे लोगों को भी इस बात की मोटिवेशन दे रहे हैं कि वो भी पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। एक ऐसी पर्सनैलिटी आज हमारे साथ मौजूद है। बहुत खुशी होती है मुझे बीइंग अ यूथ कि मैं इस तरह के जो लोग होते हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, एक तरीके से मैं उनको लीडर ही कहूँगी क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को लीड भी कर रहे हैं। उन्होंने बहुत काम भी किया है, स्टिल नाउ ही इज़ वर्किंग, और आज हमारे साथ वो फ्रेम शेयर करेंगे और उनसे कुछ मज़ेदार बातें भी जानेंगे और साथ ही साथ कुछ काम की बातें भी करेंगे। हमारे साथ इन फ्रेम मौजूद हैं मजीद अजीज़ साहब, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क पाकिस्तान, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से भी इनका ताल्लुक है, एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, साउथ एशियन फोरम ऑफ एम्प्लॉयर्स और साथ ही साथ साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री के फॉर्मर चेयरमैन भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, गर्मी में बैठे। नहीं सर, बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर, आज आपने टाइम दिया, क्योंकि आप जैसे लोग वैसे बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, लेकिन आप लोग हम लोगों के लिए टाइम निकालते हैं। कुछ अच्छी बातें हमारे व्यूवर्स को पता चलेंगी आपके ज़रिए, तो ये हमारे लिए भी एक गुडविल हो जाएगी। लेकिन आपने दो बातें की थी, एक तो आप खुद मीडिया से हैं जी सर, और दूसरा ये कि आप यूथ की बातें की हैं। तो यूथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और वुमेन एम्पावरमेंट, एग्जैक्टली, जेंडर इक्वालिटी, और आपका ये जो नया चैनल है यूट्यूब चैनल, तो वो हमारे बरखुरदार हैं आगा इमरान। एग्जैक्टली, इतनी मेहनत करते हैं और भाग दौड़ करते हैं कि इन्होंने बहुत ही शॉर्ट टाइम में इन्होंने अपना नाम पैदा कर लिया है। नो डाउट, नो डाउट। तो उनको ना तो नहीं कहना चाहिए, और मैं हमेशा जहाँ इससे बात की यूथ के को आप कुछ बात करें, कुछ अपनी बात करें, कुछ मसले मसाइल की, बिल्कुल, तो दिस इज द राइट मोमेंट। एग्जैक्टली, दिस इज़ द राइट मोमेंट। बट सर, हम चाहेंगे कि हम उन रिवायती सवालात की तरफ पहले ना जाए ना, पहले हम ज़रा मजीद अज़ीज़ साहब से पूछें कि आपको मजीद अज़ीज़ बनने में कितना टाइम लगा, कितनी मुश्किलात दरपेश आई, आपने ये बेड़ा कैसे उठाया कि मुझे कुछ ऐसा करना है यूथ के लिए जिससे यूथ को एम्पावर किया जा सके? देखिए, मैं ज़रा बैकग्राउंड में जाते हैं। एग्जैक्टली, 1969 से 73 मैं अमेरिका में पढ़ रहा था, बैचलर्स किया, मास्टर्स किया, और जाना नहीं था, लेकिन अब्बा हुजूर का ऑर्डर था। यहाँ मैं जब टीनेजर जो था तो लॉर्ड इब्ने लॉर्ड था, अब वहाँ जाना पड़ा। तो अब बैचलर्स भी कर ली, तो अब इज़्ज़त का सवाल था तो मास्टर्स भी कर ली। जब मैं 73 में यहाँ आया तो मैंने देखा कि उस वक्त पाकिस्तान में जो हालात थे, तो मैंने एक सॉर्ट ऑफ देखा कि यहाँ नेटवर्किंग की बहुत ज़रूरत है। आपके ताल्लुकात होने चाहिए। तो मैंने अपने बड़ों से पूछा कि गए आप फलाने को जानते हैं, आप इसको जानते हैं, वो फलाने चेयरमैन को, फलाने मिनिस्टर को, फलाने उसको। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा तो इनसे कोई वास्ता नहीं है। तो मैं यंग ब्लड था, 23 साल का था। मैंने कहा आप देखिएगा, एक दिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी मुझे नाम से पहचानेगा। क्या बात। खैर, इत्तेफाक से मुझे मौका मिल गया। एक ऑर्गेनाइजेशन थी जहाँ उन्होंने मुझे एक चीफ गेस्ट बुलाया था। तो चूँकि मैं उन लोग जानता था, तो अब मैं इतना पब्लिक में नहीं आ रहा था उस ज़माने में, तो उसका नाम था गैलेक्सी ऑफ यूथ। ओके। तो वहाँ मैंने चीफ गेस्ट बना, और उन्होंने फिर कहा कि भाई नेक्स्ट डे आप प्रेसिडेंट बन जाओ। तो मैं प्रेसिडेंट बन गया। तो उधर यूथ से कंपैरेटिवली मेरे से तो छोटे थे उम्र में। सेकंड फेज ये हो गया कि मैंने कहा गैलेक्सी ऑफ यूथ जो है वो कराची तक महदूद है, बिल्कुल, और थोड़ा सा
बाहर निकलना पड़ेगा। तो मुझे जेसी से हो गया, तो मैंने अपने गैलेक्सी यूथ के लोगों को लेके कारसाज जेसी बनाए। कारसाज मैंने इसलिए कि मैं कारसाज में रहता हूँ। उस जमाने में जो जेसी थे वो भी काफ़ी इन्वॉल्व थे, और ना सियासत थी ना लड़ाई झगड़े थे। तो मैं उसका फाउंडिंग प्रेसिडेंट बन गया, और पहले ही साल सारे अवार्ड्स ले गए हम लोग। बेस्ट प्रेसिडेंट, बेस्ट चैप्टर, उसको चैप्टर कहते हैं, बेस्ट सोशल प्रोजेक्ट, ये वगैरह। तो वहाँ से वो कहते हैं को सीरी थी। अब वो जाहिर बात है कि ये तो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें मुझे मौका मिल गया साइट एसोसिएशन इंडस्ट्री का। और मैं तो आपको कहे एक किस्म का इनके सामने जो बैठे थे मतलब बच्चा था, लेकिन मैंने कुछ आइडियाज दी थी, इनकी समझ में आ गई। वहाँ से मेरी आई बिकेम वॉज रिकग्नाइज। तो इन्होंने मुझे कहा कि जी मैनेजिंग कमेटी में आओ। वहाँ से होते होते मैं वाइस चेयरमैन बन गया, मैं फिर इसका चेयरमैन बन गया। जब मैं साइट एसोसिएशन का 1990 में चेयरमैन बना, 40 साल मेरी एज थी, तो उस वक्त मैं काफ़ी खुल गया, और कुछ ऐसे ऐसे इवेंट्स हो गए थे कि मेरी थोड़ी सी रिकग्निशन होनी शुरू हो गई। वहाँ से फिर मुझे यहाँ तो होता है ना कि ये दलदल है, आप अंदर घुस गए तो कोई यहाँ से खींचेगा, कोई वहाँ से खींचेगा। तो पाकिस्तान कॉटन फैशन अपैरल, हालांकि मैं एक्सपोर्टर नहीं था, उन्होंने कहा जी आप हमारी पैनल पे आ जाए। तो आई वन, इन जितने बड़े बड़े जो थे उन सबको मैंने हरा दिया। इसके बाद तारिक सईद मरूम ने, और उन्होंने मेरे पीछे पड़ गए कि प्रेगमिया जो पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट वाले हैं, वहाँ भी ये हुआ कि मैंने वो जो पैनल में था आई गॉट द हाईएस्ट वोट। और मेरे ऑपोजिशन जितने हमारे थे वो सबको हमने बड़े बड़े नाम थे एक्सपोर्टर। फिर कराची चैम्बर में लतीफ़ इब्राहिम जमाल मरूम वालिद साहब को कहे, वहाँ भी मुझे हाईएस्ट वोट मिले। लेकिन मैंने देखा कि कराची चैम्बर में वो मेरी स्टाइल ऑफ वर्किंग है या मेरा जो लेवल ऑफ थिंकिंग है वहाँ वो नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा बहुत हो गया, मैंने रिजाइन करके कहा कि मुझे अब इसके सब में पॉलिटिक्स में आना ही नहीं है। मैं इसको पॉलिटिक्स नहीं कहता हूँ, बिजनेस के जो ट्रेड में, लेकिन जान नहीं छोड़ी। फिर मुझे साइट का चेयरमैन, सारे मेहमान आ गए मेरे घर मरूम सिराज तेली लेके, वहाँ से फिर कराची चैम्बर का बन गया सदर। और मेरा इलेक्शन डायरेक्ट था, मेरा वो मैनेजिंग कमेटी का इलेक्शन नहीं था, और अल्लाह के फजल से 80% प्लस वोट मिले। फिर वहाँ से तो होता रहता है एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, वहाँ ज़बरदस्ती का मुझे प्रेसिडेंट बना दिया। फिर जो साउथ एशियन फोरम एम्प्लॉयज़ है, जो साउथ एशिया की जितने भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने मुझे पहला नॉमिनेटेड इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनाया। फिर जो यूएन की ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क है, वहाँ से जो हमारा लोकल नेटवर्क है तो उसका प्रेसिडेंट बना दिया। तो ये बाय चॉइस नहीं था, मैंने कोई चीज़ कभी ज़िंदगी में मांगी नहीं है, कोई पोजीशन, अल्लाह के फजल करम से आई वॉज इलेक्टेड फॉर दैट। तो मैं यूँ अब हो गया। अब जब आप लीडरशिप पोजीशन में आते हैं तो जो यंगस्टर्स चेंबर्स और एसोसिएशन में आते हैं, दे लुक अप टुवर्ड्स यू कि जी मजीद भाई आप बताइए हमें क्या करना। तो मेरी एक आदत है कि मैं इनको मेंटरिंग करता हूँ और इनको मोटिवेट करता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि इनकी कोई एसोसिएशन हुई, कोई और चीज़ हुई, उसमें इनको आगे आगे लाए। इसी मैं भी सीढ़ियाँ चढ़ के आया हूँ, मैं को ऊपर से नहीं आया, मैं किसी का भांजा भतीजा बेटा नहीं था। जो आम चैम्बरों की और एसोसिएशन का मसला ही है कि वो अब्बा आ गए तो अब बच्चा आएगा, नहीं तो चाचा आएगा, मामू आएगा, तो ये खानदानी डायनेस्टियाँ चलती हैं। सर यही एक बेसिक रीजन है जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी ऐसी यूथ है जिसे चांस नहीं मिल पाता, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। इसी वजह से जी वही लोग बैठे होते हैं, उनको चांस नहीं देते, वो उनको बुलाते हैं, उनको रखते हैं तालियां बजाने के लिए, वाह वाह करने के लिए। एंड आई डोंट लाइक दैट। मैं जो काम करके दिखा, मतलब जो मेरी चाहे फैक्ट्री हो, मेरा
प्राइवेट बिजनेस मतलब हो या मेरे करियर ये वो, तो उसमें अब्बा जान की मलकियत नहीं है ये। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा बिजनेस मेरे अब्बा जान की मलकियत है, ये चेंबर वेम्बर मेरी नहीं है। यहाँ लोगों ने चेंबर को अपनी मलकियत बना लिया है, सबने डायनेस्टियाँ बना ली हैं, और मैं हमेशा इनके खिलाफ लड़ता हूँ। सर बिल्कुल, आप भी इसके खिलाफ लड़ते हैं और हम भी इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, और आप लोग भी ज़रूर लड़िएगा। लेकिन अभी जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, आपको ज्वाइन करते हैं ब्रेक के बाद। ऑलराइट, वेलकम बैक फ्रॉम दी ब्रेक। हम एक बार फिर से आप तमाम लोगों के सामने हाजिर हैं। मजीद अजीज़ साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। सर एक चीज़ और बताइए, जैसे हमने भी बहुत सारी बातें की यूथ के हवाले से कि हमें ये करना चाहिए, यूथ को ये करना चाहिए, तो हमारी आजकल की जो यूथ है वो शॉर्टकट मांगती है सर। मतलब वो कहती है कि बस ऐसे हो जाए काम, और अगर कुछ अर्न कर लिया है, थोड़ी बहुत मेहनत करके कुछ कमा लिया है, तो बस उसी पे वो डिपेंड कर रहे होते हैं कि यार अभी ठीक है, अभी हमारे पास हैं, जब ख़त्म हो जाएंगे तब की तब देखेंगे। तो वो बात का फ्यूचर प्लानिंग्स नहीं करती हैं, वो अभी प्रेजेंट में ही रहती हैं, और अपना जो है वो शॉर्टकट बहुत उनको चाहिए होता है। तो आप ऐसी यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, शॉर्टकट एक सिर्फ शॉर्टकट ही नहीं करते हैं, एक ये हमारे डीएनए में है। ये यूथ की वजह से सिर्फ नहीं है, ये डीएनए में है। ये या तो शॉर्टकट लेते हैं, दूसरा हम तुक्का मारते हैं हर चीज़ में। मैंने वो यूरोपियन यूनियन में वो तकरीर की कि इनोवेशन में दुनिया में सबसे बड़े इनोवेटर्स पाकिस्तान है। तो ये सब हैरान हो गए कि जी हमने ये कि मैंने कहा जी हम जो इनोवेशन किया उसको कहते हैं जुगाड़। हम हर चीज़ का जुगाड़ निकालते हैं। अब चूंकि बड़े भी ये करते हैं तो उनका असर बच्चों पे आता है। So true, so true. लेकिन आज का जो यूथ है ना वो जल्दी में है। वो क्यों जल्दी में है कि वो 6 चीज़ें एक साथ करने के चक्कर में होता है। वो जब आपका फोकस नहीं होता तो फिर वो जो मैंने आपको कहा ना एंटरप्रेन्योर, और इस किस्म की सोच आ जाती है कि ये भी करना है मुझे, ये भी करना है मुझे, ये भी करना है। ये देखें, जब तक आपका फाउंडेशन नहीं हो तो ये ताश के पत्तों का घर हुआ कभी भी गिर सकता है। फाउंडेशन सबसे, आप बंगला बनाए, घर बनाए, तो पहले फाउंडेशन होता है, उसी पे ज़्यादा देर लगती है। और वो देखें आपकी वो गुडविल क्रिएट करती है। अगर आपने काम किया है, ये तो करियर किया है या बिजनेस किया है, तो जो आपने जिस तरीके से प्रेजेंटेशन की है तो आपकी रेपुटेशन बनती है। जो गुडविल है वो बनाने में साल लग जाते हैं, इनको ख़त्म करने के लिए 1 घंटा भी नहीं चाहिए। तो आपको अपनी गुडविल क्रिएट करना पड़ेगा। ये तो मैं हमेशा एक दफ़ा कहता हूँ कि जी आप बताइए इतने लाख रुपए आपको कमाने, तो किसको कमाने, सबने हाथ ऊपर किए। तो मैंने कहा जी आप जैसे ग्रेजुएट हो, क्रेडिट कार्ड ले लेना, और जितनी उसकी लिमिट होती है, लाख, 2 लाख, 3 लाख, वो आप जब ले दें वो आप 1 हफ्ते में खर्च कर देना, 10 दिन में जो भी चीज़ मिले खर्च देना। अब आपको हर महीने जब आपको बिल आएगा तो 3 लाख रुपए देने या 2 लाख रुपए देने होंगे, तो आपके पास अगर नहीं होंगे तो आप किस्तें करेंगे। अब किस्ते में इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, और अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया तो आपको फिर आगे कोई बैंक लोन नहीं देगी। तो आपने ये वो मेरा मकसद है कि जल्दबाजी में आपने काम कर लिया तो इसका रेपरकशन, इसका जो रेमिफिकेशन आएंगे वो आपकी सारी लाइफ में जाके आएंगे। तो फोकस ऑन वन थिंग, उसको पहले सेट करें तो अल्लाह खुद न खुद आपके लिए रास्ते पैदा करता है। अगर कोई भी, हम लोग जितने बिजनेसमैन हैं वो जब एक चीज़ करते हैं तो उसी में हमको अगर हम सही कर रहे हैं तो हमें मौका मिलता है कि यार हमने ये किया, अब हम साथ साथ ये भी कर लेंगे तो हमारी घर के चूल्हे और अच्छी तरह जलेंगे। ये मेरा मकसद है। डोंट हरी, फोकस। ऑलराइट एवरीवन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। आपने कहीं भी नहीं जाना है, आपको ज्वाइन करते हैं ब्रेक के बाद। ऑलराइट, वेलकम बैक फ्रॉम दी ब्रेक। हम एक बार फिर से आप तमाम लोगों के सामने हाजिर हैं। मजीद अजीज़ साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मजीद साहब, ये बताइए कि जैसे कि आपने भी बात की और हम भी कहते हैं कि हमेशा से यूथ को बहुत ज़रूरत है एम्पावर करने की, लेकिन हमारा जो आज अभी फ़िलहाल क्राइटेरिया चल रहा है, जो दौर चल रहा है कि हमारी 65% यूथ है, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उन्हें मोटिवेट नहीं करते लोग, अगर करते भी हैं तो वो सिर्फ बातों की हद तक करते हैं, उन्हें कोई प्रॉपर ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जिससे वो वाकई अपने लिए कुछ कर सकें। आप क्या कोई एक ऐसा आइडिया देना चाहेंगे या इस पर क्या बात करना चाहेंगे? देखिए, अगेन
पहले तो होता है आइडिया देने से पहले कि आपने क्या किया, तो मैं उसकी तरफ पहले आ जाता हूँ। हमने तकरीबन 27-28 साल हो गए होंगे, बल्कि थोड़ा वो ज़्यादा, हमने स्किल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई। और उस वक्त से हमने दिमाग में इनको डाला कि पाकिस्तान का और यूथ का इनका मुस्तकबल है कि इनके पास आईटी की नॉलेज हो, कंप्यूटर की नॉलेज हो। हम इनको नहीं चाहते कि ये वो एक क्लर्क बन के बैठे। तो हमने क्या किया कि मेरे ख्याल से 60 या 65 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थी, वो हमारे पैनल पे थी। तो हम ये स्टूडेंट्स को इनको बुलाते थे, स्पेशली लो इनकम और मीडियम इनकम वाले जो जिनको अफोर्ड नहीं कर सकते, इनको अब स्कॉलरशिप, और अगर जो अफोर्ड कर सकते हैं, अगर एक कोर्स समझो 50,000 का था तो हम उनको 20,000 के अंदर लेते थे, ताकि इनको नॉलेज मिले। क्योंकि आज भी मेरे हिसाब से मसला ये है कि हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बातें की हैं, लेकिन हमने सही मानों में यूथ को उस तरफ डाला नहीं है। हमें यूथ को वहाँ करना है, हमें यूथ को व्हाट्सएप और फेसबुक से हटाना है। पहले भले वो करते रहे, लेकिन इनका दिमाग जो होना चाहिए कि किस तरीके से हम आईटी का फ़ायदा, एआई है, दुनिया भर की जो ब्लॉकचेन है, फलानी, ये सब चीज़ें हैं, दुनिया में निकल गए। आज बांग्लादेश हमारे से आगे फ्रीलांसिंग में निकल गया है। आज अफ्रीका में आप जाएं तो आपको तो समझ ही नहीं पड़ेगी कि वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो हमने तो ये बेस बना दिया था तकरीबन 3 दहाई पहले। फिर इसके हिसाब से हमने मुझे याद है जब वो बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत आई थी, तो इनकी तो हो गए, तो वो यूसुफ रज़ा गिलानी बने थे, तो एक प्रोग्राम इन्होंने बनाया था, बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें काफ़ी वो डिसिप्लिन थे, जिसमें तो पहले वो अलग अलग था, तो एक का मैं हेड था HR का। और आपको सुनकर खुशी होगी कि बाकी जितने को एग्रीकल्चर हेल्थ, इन्होंने पैसे बर्बाद किए, खाली वही जिसका जो है चेयरमैन था, हमने पैसे भी बचाए, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी बचाए, और बाकायदा उनको करके दिया। यहाँ तक कि इनके बैंक अकाउंट भी फ्री खोल के दिए, इनको हमने हर किस्म की सहूलत दी। आज जो चल रहा है, लेकिन अब सियासत आ गई है BBSYPD में, तो मैं सियासतदानों के चक्करों में नहीं पड़ता, लेकिन हमने उसको करके दिखाया। इसके अलावा जो दूसरी बात जो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि एम्प्लॉयज़ फेडरेशन में भी हम काफ़ी यूथ के प्रोग्राम्स करते हैं, और हम यूथ को ला के इनको सेंसिटाइज करते हैं, इनको मोटिवेट करते हैं, इनकी मेंटोरिंग करते हैं। तो मेरे हिसाब से हर चेंबर, हर एसोसिएशन में एक काउंसिल होनी चाहिए, एक एक्सक्लूसिव ग्रुप जो जिसमें लोग ये चेंबर्स एसोसिएशन यूथ को बुलाएं, वहाँ हमारे बड़े बड़े लोग जो बैठे हैं वो अपनी 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 एक्सपीरियंस बताएं, अपनी आइडियाज़ बताएं, और इनको ये भी बताएं कि भाई ये आप इस तरह का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, इस तरह का आप करियर बना सकते हो। ये फुकदान है, ये वो करते नहीं है। हमारी तो आदत है कि हमने किसी न किसी को बुला लिया, उसको तख्तियाँ दे दी और फूल दे दिए, और कुछ होता नहीं है। हमने इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी है। जब मैं हम कहता हूँ तो हम भी सब, मैं सारी बिजनेस कम्युनिटी को हम में शामिल करता हूँ, लेकिन एम्प्लॉयज़ फेडरेशन और हमने इनके थ्रू बहुत चेंजेस लाई है, लेकिन वो दूसरे नहीं कर रहे। तो यूथ जब देखिए ग्रेजुएट होता है, तो ग्रेजुएट होने के बाद उसको तो पता ही नहीं होती कि इंडस्ट्री में जा रहा है तो क्या होगा, एक्सपीरियंस नहीं होता। मैं प्रमोट कर रहे हैं, हम लोग ग्लोबल कॉम्पैक्ट से भी कर रहे हैं, और मैंने तकरीरें भी की है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग करें। एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है कि आपके फाइनल ईयर में एक सेमेस्टर आप किसी इदारे में काम करें, और साथ साथ मैं कहता हूँ फैकल्टी को भी जाना चाहिए। फैकल्टी जो आती है वो सारे एकेडमिया से हैं, वो उनके पास इंडस्ट्री की कोई एक्सपीरियंस नहीं होती सिवाय कुछ चंद लोगों के। तो वो जो आप प्रोडक्ट निकालेंगे, जो ग्रेजुएट निकालेंगे, उसको आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। बल्कि मैंने एक सर्वे हुआ था कुछ साल पहले कि एम्प्लॉयर्स जो हैं वो पाकिस्तान की जो ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं
तो 80% ऑफ देम आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ग्रेजुएट जो निकल रहे हैं। मैं लम्स और उनकी वो बात नहीं कर रहा हूँ, IBA और कुछ और बाकी तो सब MBA बनना है सबको। मैं तो कहता हूँ वो क्लर्क्स हैं। इसीलिए मैं जो फ्लोट कर रहा हूँ कब से, STEM यूनिवर्सिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, उसको करें। हम निकले ये साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी और ये पढ़ने थे जो डफर्स हैं, बाकी जितने लोग हैं उनको ट्रेन करें इसमें, जिसमें IT भी आ गया, जिसमें माइनिंग की टेक्नोलॉजी आ गई, जिसमें कोल टेक्नोलॉजी आ गई, जिसमें एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी आ गई, वो हमारे यूथ को डालना है। सर जो यूथ हमें देख रही है इस बार, क्योंकि ये मैसेज तो बेसिकली हमने उनके लिए दिया जो लोग काम कर रहे हैं यूथ एम्पावरमेंट पे, कि उनको किस तरीके से चीज़ें बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जो यूथ हमें देख रही है, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरह से अपने आप को मजीद एम्पावर खुद कर सकते हैं? देखें, एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारी मोस्टली यूथ नहीं समझते हैं, जिसको मैं पैशनेटली कहता हूँ, वो है नेटवर्किंग। नंबर 1, ये बहुत ज़रूरी। नेटवर्किंग करते नहीं है, वो अपने महदूद इदारों में उसमें रहते हैं। अगर आप नेटवर्किंग करें, देखें बहुत सी जगहों में कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, सेमिनार हो रहे हैं, ऑनलाइन भी हो रहे हैं, आप अटेंड करें। अगर आप लाइव फिजिकल हैं, आप उनको जाके देखें क्या बोला, तो आप पहले से कुछ सोच के जाएं और उनको वो सवाल पूछें, हिम्मत करें। दूसरी, नेटवर्किंग के साथ सबसे बड़ा जो मोस्ट ऑफ दी यंग यूथ नहीं करते और यूथ को ये करना चाहिए इज रिसर्च। वो रिसर्च के ऊपर ध्यान नहीं देते। रिसर्च इतना इम्पोर्टेंट है कि उनकी पूरा होराइजन पूरा ब्रॉड हो जाएगा। तो आप नेटवर्किंग करनी है, आपको रिसर्च करनी है, और साथ साथ देखिए आप डिटरमिन्ड रहें, आप डेडिकेटेड रहें, आप अपनी डिग्निटी को रखें, आप डेयरिंग भी हों। ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराना नहीं चाहिए। यू शुड हैव द करेज। फिर आपका डेवलपमेंट खुद की करें, जो मैं आपको बता रहा हूँ, खुद डेवलपमेंट करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सक्सेस की तरफ जाती है। और एक दफ़ा मैंने आर्टिकल भी लिखा था, ये अगर आप बिजनेस में जाना चाहते हैं तो आप बनेंगे एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर एक है, हमारे यहाँ बहुत से मैंने देखा है जिसको कहा जाता है वॉन्टरप्रेन्योर। वॉन्टरप्रेन्योर मतलब ओ जी मेरे पास ये फलानी आइडिया है, मैं अपना ये करूँगा वो करूँगा, वो बातें करता रहते हैं। वो बातें करते रहते हैं, मैंने तीर मार दिया, मैंने ये कर लिया, उसने अपनी प्रॉफिट भी निकाल ली और काम कुछ करना नहीं है, तो ये मैं ये करूँगा वो करूँगा। जो एंटरप्रेन्योर है उसको पता है कि मैं मेरा बिजनेस चलाऊँगा, तो वो पैशन उसके पास होगा, वो रात दिन एक कर देगा। वो अपनी सोशल लाइफ भी भले थोड़ी ख़राब हो जाए, कुछ फैमिली लाइफ ख़राब हो जाए, लेकिन वो अपने बिजनेस के लिए और सोचता रहेगा। जब अगर उसको इसमें तरक्की हो गई, ठीक है, 80% ऑफ स्टार्टअप फेल विद इन मे बी 1 year और 2 years, लेकिन फिर मैं कहता हूँ घबराना नहीं है, मायूसी नहीं होती। मायूसी आपको बाहर डालेगी। जब भी आप मायूसी होगी तो एक गलती होती है, ये आप हमेशा सोच लें कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां बनी हैं या बड़े बड़े इन्वेंटर्स हैं, उन्होंने आते ही इन्वेंशन नहीं हो गई, उन्होंने कितने दफ़ा मार खाई है, कितने फेलियर होने के बाद हुई है। तो ये मैं यूथ को समझाता हूँ कि आप करियर अगर आप बना रहे हैं, अगर आप इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हैं, और मैं इनको ये कहता हूँ कि जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं XYZ कंपनी में, तो पहले गूगल जाके उसके बारे में पूछें, फिर आपको देखेंगे उसके कोई जानने वाले ऐसे हैं तो उनसे पूछेंगे वो कंपनी के बारे में क्या है। और जब आप, मैंने कहा किस तरह ड्रेस करके जाना है, किस तरह बैठना है, बाल बनाने, ये नहीं कि सुबह उठ के आधे 2 दिन की डायरी है आप चले गए, और ये ऐसा नहीं होता। उसको टाई भी पहनना नहीं चाहिए। देखिए पहला इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। और इनसे जब जाएं तो इनसे इजाज़त मांगे, अंदर आ सकता हूँ, बैठने की भी इजाज़त मांगे। और फिर जब आप इंटरव्यू उनको दे रहे हैं, उनके सवाल के जवाब दे रहे हैं, तो जो आपने रिसर्च इनके बारे की वो इसके अंदर ऐड करते जाए। तो जो इंटरव्यू देने वाला समझेगा कि मैंने 6 का इंटरव्यू लिया, 5 ने तो और बातें की, 6 ने तो मेरी कंपनी के बारे में भी किया, मेरी इंडस्ट्री के बारे में भी की। ये हैं तो छोटी चीज़ें, लेकिन इट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर।
सो ट्रू सर, ये बहुत काम की बात है और बहुत ही लॉजिकल बात है जो आपने हमारी यूथ को इतना ज़बरदस्त सा मैसेज दिया है कि वाकई अगर आप ये सब काम नहीं करेंगे, रिसर्च करके नहीं जाएंगे या आप अपने आप को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे लोगों से, तो लोग आपको कभी भी मतलब उस तरह से नहीं देखेंगे सर। नहीं, आप देख रहे हैं कि 6 दुकानें होती हैं, आप एक फलानी दुकान में क्यों जाती हैं? सर कोई ना कोई तो कोई बात चीज़ आपको 6 में से डिफरेंट लगी, एग्जैक्टली, तो आपने उसके पास गए, जब आपने वहाँ से कोई चीज़ खरीदी तो आप अपनी 4 सहेलियों को भी बताएंगे, 2 फैमिली मेंबर को भी बताएंगे, आगे इमरान को भी बताएंगे। तो ये डिफरेंस होता है। हाउ डू यू कम आउट? इसलिए मैं कहता हूँ कि मार्केटिंग, बिकॉज आई एम अ वेरी इन्वॉल्व इन मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग करने से पहले अपनी मार्केटिंग करनी पड़ती है, ताकि जब आप जाओ तो वो बात करो जो उसकी समझ में आ जाए और वो फिर डिफ्रेंशिएट करेगा आपको दूसरों के साथ। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा ये सेशन जो आपने हमसे आज बातें शेयर की हैं, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला और यकीनन जो लोग हमें देख रहे हैं स्क्रीन के उस पार उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सर कोई एक मैसेज जो आप अपनी तरफ से आवाम को देना चाहें? देखिए, मैं दुनिया भर में भी कहता हूँ, मैं जितनी भी तकरीरें करता हूँ तो मैं आखिर में स्पेशली पाकिस्तान में जब करता हूँ 2 मैं मैसेजेस देता हूँ। मेरा पहला मैसेज ये होता है, व्हेन नो वन कैन डू इट पाकिस्तान कैन। हम कुछ भी कर सकते हैं। मैंने अमेरिका की यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहा कि रिमेंबर वी मेड द बॉम्ब। हम कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने आप को ये ना समझे कि पाकिस्तानी अब अच्छा करें बुरा करें वो भी हम करते हैं, लेकिन हम जैसा कोई नहीं है। और मेरा जो एक और मैसेज है कि हम जहाँ भी जाएं, हम जो करें, हम जो कहें, जो सोचें, यहाँ तक कि जो ख्वाब देखें, तो हम सबके लिए सबसे पहले पाकिस्तान, इट इज़ ऑलवेज पाकिस्तान फर्स्ट। सर बिल्कुल सही बात की आपने और बहुत सारे लोग अगर इस बात को समझ जाएं और इसी चीज़ को अपने जहन में रखें कि सबसे पहले हमारे लिए पाकिस्तान होना चाहिए, तो यकीनन पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। सर थैंक यू सो वेरी मच आपके टाइम। अच्छा, मेरा विजिटिंग कार्ड पे भी पीछे लिखा है पाकिस्तान फर्स्ट एजेंडा। दैट्स ग्रेट सर, वो मैंने कहा इंट्रोडक्शन में कि मैं आपको दे दूंगा ये। मैंने तभी कहा इंट्रोडक्शन में कि आप एक लीडर हैं और आप जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा इस बात की उम्मीद है कि अभी ये वाला प्रोग्राम जितने सारे लोग देख रहे होंगे उसमें से बहुत सारी यूथ तो ऐसी है जो अभी फ़ौरन अमल करने वाली है इन सारी बातों पर। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप जैसे लोगों का टाइम बहुत मुश्किल से एक तो मिलता भी है और दूसरा ये कि आप माशाल्लाह से बहुत अच्छी बातें की हैं सर ने। आई होप कि आप तमाम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप मज़ीद और बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, इस तरह की मज़े की और काम की बातें, तो आप बिजनेस टॉक के साथ रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। ज़िंदगी रही होगी फिर आपसे मुलाकात एक और पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।